जय हिंद। आइए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि मैं साइंस के सारा क्वेश्चन करा रहा हूं जो आपके एग्जाम में 2026 में पूछे जाएंगे। और ये जितने भी क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग ऑप्शन के साथ एनालिसिस भी कर रहे हैं और ऑप्शन को भी समझ रहे हैं और क्वेश्चन को अच्छे तरह से लैंग्वेज को भी पकड़ रहे हैं। तो आइए हम आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए आज के जितने भी क्वेश्चन बाबू है वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और ये चारों ऑप्शन को एलिमिनेट भी करेंगे और चारों ऑप्शन को भी समझेंगे, जिससे ये फायदा होगी कि 1% भी आपके एग्जाम में गलती होने का कोई चांस नहीं रहेगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप पढ़िएगा तो कह रहा है कि रक्तचाप मापने का विशेष उपकरण को क्या कहते हैं। अच्छा, रक्तचाप को हम क्या बोलते हैं बाबू? रक्तचाप को हम लोग बोलते हैं बीपी। और बीपी मतलब होता है बाबू ब्लड प्रेशर। क्या होता है? ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि एक सामान्य व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कितना होता है। तो बाबू एक सामान्य व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 120/80 होता है। ये एक सामान्य व्यक्ति का ब्लड प्रेशर है। समझ में आ गया? तो फर्स्ट क्वेश्चन ये यहां से बन गया कि किसी सामान्य व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 120/80 होता है। समझ में आया? अगला ध्यान दीजिए। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन ए का, तो ऑप्शन ए है सिग्मोमैनोमीटर। अब आप ये भी जानते हैं कि सिग्मोमैनोमीटर के द्वारा ही क्या मापा जाता है? बीपी को मेजर किया जाता है, बीपी को मापा जाता है। जब 120/80 से अगर बीपी ज्यादा होना तो हम बोलेंगे बीपी हाई है, जब इससे कम होना तब बोलेंगे बीपी लो है। तो यहां से आप ये समझ गए कि सिग्मोमैनोमीटर का काम होता है बीपी को मेजर करना और बीपी को मेजर करके ब्लड प्रेशर को बताना कि जो हमारी ब्लड प्रेशर है वो कितना अधिक है कितना कम है। तो ये बात आप समझ गए। ऑप्शन बी कह रहा है, आप ध्यान दीजिएगा, लेक्टोमीटर। आप ये बताइए लेक्टोमीटर का बाबू क्या काम होता है? लेक्टोमीटर का काम होता है दूध को मापना। अच्छा, दूध में क्या मापता है? कि दूध में ये बताता है कि पानी की मात्रा कितनी है। किसकी मात्रा बाबू? पानी की मात्रा। तो यहां ध्यान आप दीजिएगा, ये दूध में पानी की मात्रा बताता है। अगर आपके घर पे दूध आता होगा तो आप लेक्टोमीटर बाजार से खरीद सकते हैं, मात्र 50 रुपया में मिलता होगा, किसी भी मेडिकल शॉप में मिल जाएगा। तो लेक्टोमीटर लेकर और आप ये माप सकते हैं कि आपके आने वाला घर का दूध शुद्ध है या उसमें पानी की मिलावट है। तो लेक्टोमीटर से हम किसका मेजर करते हैं? पानी का मेजर करते हैं दूध में। समझ में आया? यानी दूध को हम मेजर करके ये बताते हैं कि उसमें कितने % पानी मिलाया गया है। अगला ऑप्शन आप ध्यान दीजिएगा, तो अगला ऑप्शन कह रहा है स्टेथोस्कोप। अच्छा, स्टेथोस्कोप का क्या काम होता है? इसका काम होता है बाबू हार्ट बीट को मापना। हार्ट बीट मतलब होता है ये हृदय की गति को मेजर करता है। किसको गति को मेजर करता है बाबू? हृदय के गति को मापता है। अच्छा, एक बात आप बताइए कि स्टेथोस्कोप हृदय की गति को मापता है और ये डॉक्टर का फेवरेट यंत्र होता है, क्योंकि हमेशा डॉक्टर लोग गले में लपेट कर स्टेथोस्कोप घूमते रहते हैं और किसी भी व्यक्ति के दिल पर या बोले तो नस पे लगाकर ये चेक करते हैं कि किसी व्यक्ति का हार्ट बीट कितना तेज चल रहा है। और आपको पता है कि हार्ट बीट कैसे चलता है? हार्ट बीट धुक 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 आता नहीं है। हार्ट बीट का काम होता है लब डब। क्या काम होता है? लब और डब। तो हार्ट बीट कैसे करता है? हार्ट बीट की जो आवाजें होती है वो कैसे करती है? लब और डब में। मतलब ये जो चलता है ना हार्ट बीट, वो लब और डब बोलता है। आप बात समझ में आ गई? लब मतलब होता है 120 और डब मतलब होता है 80। आप यहां से ये भी समझ गए, लब मतलब होता है 120 और डब मतलब होता है 80। बात हम करते हैं तो एक क्वेश्चन और पूछता है। क्वेश्चन क्या पूछता है कि एक सामान्य मनुष्य को 1 मिनट में, ये क्वेश्चन आप एकदम लिख लीजिएगा कि एक सामान्य मनुष्य का 1 मिनट में कितना बार जो दिल है वो धड़कता है? तो 72 बार। कितना बार? 72 बार। तो यहां से आप ये समझ गए कि सामान्य मनुष्य का जो धड़कन होती है 1 मिनट में वो कितना बार बाबू होती है? 72 बार होती है। और स्टेथोस्कोप किसकी गति को मापता है? हृदय की गति को। हालांकि ये फेफड़े में जो ऑक्सीजन होती है उसकी मात्रा को भी ये क्या करता है? मापने का काम करता है, फेफड़े को भी मापने का काम
काम करता है। अगला मेरा ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी की हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, ये है एमीटर। क्या है? एमीटर। आपको पता है कि एमीटर क्या करता है? एमीटर बाबू पता है ये क्या करता है? विद्युत धारा को मेजर करता है, यानी विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र जो होता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? विद्युत धारा का जो यंत्र मापता है, विद्युत धारा वो क्या मापता है? एमीटर मापता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि एमीटर का काम क्या होता है बाबू? विद्युत धारा को मापना, मेजर करना। तो चारों ऑप्शन मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे तरह से डिटेल्स में समझ गए। अगर जब हम इस तरीका से क्वेश्चन करते हैं ना, तो मुझे यकीन है या आपको भी ये बात से यकीन हो जाएगी कि एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेंगे। हालांकि अगर आप ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन को लिखते चलिएगा, तब नहीं छूटेंगे। समझ में आया? अगला हम ध्यान देते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप पढ़िए। कह रहा है कि ब्रिक किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? जो ब्रिक होती है वो किस जैव प्रक्रम का हिस्सा? अच्छा, ब्रिक मतलब क्या होता है बाबू? आपको पता है कि ब्रिक मतलब क्या होता है? किडनी। क्या होता है? किडनी। और किडनी का काम क्या होता है बाबू? उत्सर्जन करना। क्या करना? उत्सर्जन करना। किडनी किसका उत्सर्जन करती है बाबू? किसका फिल्ट्रेशन करती है? ये ब्लड का फिल्ट्रेशन करती है। किसका फिल्ट्रेशन करती है? ब्लड को, यानी ब्लड को शुद्धिकरण करती है। ब्लड को शुद्ध कौन करता है? प्यूरिफिकेशन कौन करता है? तो किडनी करती है। तो किडनी उत्सर्जन के द्वारा क्या होता है? ब्लड का प्यूरिफाई होता है, प्यूरिफिकेशन होता है। और जब ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है, यहां से निकलता है यूरिया और यहां से निकलता है यूरिन। क्या निकलता है? यूरिन। यूरिया मतलब होता है मल और यूरिन मतलब होता है आपका मूत्र। तो ये चीज का काम किसका होता है? किडनी को बाहर, ये सारे चीज किडनी बाहर करता है। समझ में आ गया? मतलब ब्लड से बाहर कर देता है। तो एक नंबर ऑप्शन ठीक है कि ब्रिक किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है, तो आप ऑप्शन नंबर 1 पर जाइएगा। किसका हिस्सा है? उत्सर्जन का। समझ में आ गया? अच्छा देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं श्वसन। यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे लिख दीजिएगा, श्वसन। श्वसन मतलब होता है कि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं और हमारे भोजन ऑक्सीजन क्या करता है? तोड़ देता है, और हमारे भोजन को ऑक्सीजन तोड़ता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं श्वसन। अगला हम बात करते हैं पोषण। तो जब तक कोई भी जीव पोषण नहीं करेगा तब तक वो जीवित नहीं रहेगा, उसकी ऊर्जा का प्राप्ति नहीं होगी उसके शरीर में। परिवहन का मतलब होता है कि अगर कोई चीज एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? परिवहन करते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे। कह रहा है यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करती है? अभी हम बात किए थे कि यूरिया को फिल्ट्रेट मतलब यूरिया को बाहर निकालने का ब्लड से कौन काम करता है? किडनी। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा है यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करता है? यानी जो ब्लड है आपका, जो मेरा खून है, वो यूरिया मतलब वहां पे ध्यान दीजिएगा, यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करता है? इस खून में जो यूरिया होती है ये कहां से प्रवेश करती है? इसका निर्माण कहां से होता है? तो ध्यान दीजिए, सबसे पहला ऑप्शन है फेफड़ा। क्या फेफड़ा से होती है? बिल्कुल नहीं। फेफड़ा का क्या काम होता है बाबू? फेफड़ा का काम होता है कि मानव शरीर को श्वास को लेना। और ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है कि मानव मनुष्य किसके द्वारा श्वसन करता है? यानी किसके द्वारा श्वसन मतलब होता है सांस लेता है। तो मनुष्य किसके द्वारा बाबू सांस लेता है? फेफड़ा के द्वारा लेता है। समझ में आ गया? तो फेफड़ा, और ये गैस के रूप में भी हमारे ब्लड को क्या करती है? मतलब अलग करती है। लेकिन ठोस के रूप में कौन करती है? ब्रिक करती है, किडनी करती है। तो ये बात आप पता चल गया। अगला बी नंबर ऑप्शन है यकृत। यकृत मतलब होता है लीवर। लीवर का क्या काम होता है? लीवर क्या करती है आपका? यूरिया रक्त में प्रवेश कहां से होती है बाबू? लीवर से ही होती है। कहां से होती है? लीवर से। और लीवर बहुत सारा जूस भी क्या करता है? बाहर निकालता है। तो यहां से आपको ये पता चल गया कि यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश होती है? लीवर से ही प्रवेश होती है। और लीवर में ही निर्माण किसका होता है बाबू? यूरिया का। लेकिन अगर हम यही क्वेश्चन को घुमा दे और पूछें कि ये बताइए कि यूरिया का फिल्ट्रेशन कहां होता है?
तो याद रखिएगा बाबू कि यूरिया का जो फिल्ट्रेशन होता है, यूरिया मतलब होता है, अभी हम आपको बताएं मल, क्या होता है मल। जो इसका फिल्ट्रेशन होता है वो किडनी में होता है। कहाँ होता है? किडनी में। तो ऑप्शन आप यहाँ से डी ही समझ गए कि डी क्या कह रहा है, डी कह रहा है ब्रिक। ब्रिक मतलब होता है किडनी। तो किडनी में क्या होता है, किडनी में यूरिया का फिल्ट्रेशन होता है। लेकिन बात करें यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश होता है, तो यकृत से। तो ऑप्शन इसका बी एकदम करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। श्वास नलिकाएं से, श्वास मतलब क्या होता है, जब हम ऑक्सीजन हम अपने श्वास नलिकाओं से लेते हैं और छोड़ते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं श्वास नलिकाएं। मतलब श्वसन आने और जाने की रास्ता को बोलते हैं श्वास नलिका। ठीक है, ये भी बात आप समझ गए। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों के उत्सर्जी पदार्थ है। अच्छा एक बात बताइए, पौधे के उत्सर्जी, उत्सर्जी मतलब क्या होता है कि कोई अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकलना। जैसे मनुष्य के शरीर से पसीना बाहर निकलता है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा उत्सर्जी पदार्थ है कि हम जब स्किन से पसीना को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। उसी प्रकार से चारों ऑप्शन में ये बताना है कि कौन इसमें से उत्सर्जी पदार्थ है। ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है गोंद। गोंद बिल्कुल, आप देख लीजिए, बबूल के पेड़, नीम के पेड़, ये सबसे क्या मिलता है, गोंद मिलता है। तो गोंद एक उत्सर्जी पदार्थ है, ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात कर रहे हैं टैनिन। अच्छा एक बात आप नहीं समझते हैं कि टैनिन क्या होता है, इसीलिए हम बोलते हैं लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है। टैनिन मतलब होता है ना पेड़ पौधे की छटाई। जैसे मान लीजिए कि एक मेरे पास पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ का जो डाली है ना बाबू, वो बहुत बड़े बड़े हैं, ये बहुत लंबे लंबे हैं, ये बहुत सारा दिक्कत करता है, अदर पेड़ों को बढ़ने में दिक्कत करता है, चाहे पेड़ को एक सही ढंग होने में, मोटापा होने में दिक्कत करता है। तो हम इसको टैनिंग कर देते हैं, मतलब इसको छटाई कर देते हैं। छटाई करके इस भाग को हम लोग बाहर निकाल देते हैं, और छटाई करके जिस भाग को हम लोग बाहर निकाल देते हैं ना बाबू, उसी को हम लोग बोलते हैं उत्सर्जन करना। मतलब जो यहाँ से जो, मतलब मेरे लाभ का, ये भी तो लाभ का है, लाभदायक है, लेकिन पेड़ एक सिगमेंट तरीका से एक सीधा नहीं जा पाता है, इसी वजह से इसके डाल को हम लोग क्या करते हैं, छाड़ देते हैं, और पेड़ कहाँ चल जाता है, सीधा चल जाता है। तो टैनिन भी एक प्रकार का उत्सर्जी अंग है, उत्सर्जी पदार्थ है। ऑप्शन सी बोलते हैं रेजिन। अच्छा आप ध्यान दीजिएगा, जो रेजिन होता है ना बाबू, रेजिन मतलब होता है ना, रेजिन किससे मिलता है, एक चीड़ के पेड़ आता है। किसका पेड़ बाबू, चीड़ के पेड़। चीड़ के पेड़ से रेजिन प्राप्त होता है। हालांकि रेजिन और भी कोई ऐसा पेड़ होगा जिससे प्राप्त होती होगी, लेकिन चीड़ के पेड़ से रेजिन प्राप्त होता है। रेजिन क्या होता है, रेजिन दवा का काम करता है। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का घाव हुआ हो, या किसी व्यक्ति का कोई चीज कट गया, हाथ पैर कुछ भी कट गया, तो आप रेजिन लगाइएगा ना, पौधा का रेजिन जो होता है, पेड़ पौधे में रेजिन होता है, वो घाव को भर देगा, कटा हुआ को भर देगा, और घाव को भरने का काम करता है। तो हम कह सकते हैं रेजिन भी एक प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ है। और हम बात करते हैं ऑप्शन डी, तो कौन करेक्ट है, ऑप्शन डी, क्योंकि टैनिन भी उत्सर्जी है, गोंद भी एक उत्सर्जी, और रेजिन भी उत्सर्जी है। अब हम क्वेश्चन अच्छे से समझ गए, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है। लो आ ही गया, अभी हम बताए थे कि रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी अंग है, चीड़ के पौधे का उत्सर्जी अंग है। जो बबूल होता है, बबूल भी एक प्रकार का पौधा है, शायद इससे बबूल से भी हम क्या करते हैं, शायद गोंद निकाल सकते हैं। बबूल के पेड़ से हम लोग गोंद निकाल सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या बबूल के पेड़ से गोंद निकलता है कि नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ तो पीपल के पेड़ के बारे में तो आप जानते ही है, कैनेर यहाँ पे। अब देखिए जो चीड़ के पेड़ होता है ना, ये दवा में उपयोग होता है। यानी अभी हम बताएं कि जो घाव हो गया या किसी व्यक्ति को कट उठ गया, तो इस घाव को भरने में या कटे पर लगाने में हम किसका उपयोग करते हैं, चीड़ के पेड़ से जो रेजिन निकलता है उसका उपयोग करते हैं। तो रेजिन किस पौधे का भाग है बाबू, चीड़ का भाग है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि मनुष्य में रक्त क्षमता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कहता है कि मनुष्य में रक्त क्षमता है। आप ये बताइए मनुष्य में रक्त कहां से क्षमता है। ऑप्शन एक है फेफड़ा में, ऑप्शन बी है वुमेन संपुट में, ऑप्शन सी है कुंडलित नलिका में, ऑप्शन डी है मूत्र वाहिनी में।
आप ये बात बताइए कि फेफड़ा में कभी भी क्या रक्त क्षमता है? मनुष्य में रक्त क्षमता है, फेफड़ा में नहीं। फेफड़ा में रक्त क्षमता नहीं है। रक्त को गैस के रूप में हम कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन के संपर्क में हम क्या करते हैं, इसको शुद्धिकरण करने का थोड़ा बहुत काम करते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो रक्त को छानने का काम बाबू कौन करता है? वृक्क करता है, किडनी करता है। कौन करता है बाबू? किडनी करता है। जैसे आप देखे होंगे कि जो इंसान की किडनी होती है वो मुट्ठी के आकार की कुछ किडनियां होती है, आप देखे होंगे। और इसी किडनी में क्या होता है बाबू? इस किडनी में एक होता है वुमेन सनपुट। क्या होता है बाबू? वुमेन सनपुट। और यही वुमेन सनपुट क्या करता है कि हमको रक्त को छानने का काम करता है। किसका छानने का काम करता है? रक्त को छानना। रक्त को छानने का काम कौन करता है बाबू? वुमेन सनपुट करता है। तो यहां से आप पता चलेगा कि मनुष्य में रक्त क्षमता कहां है। अगर वुमेन सनपुट ना दिया रहता तो ऑप्शन क्या दिया रहता है? किडनी। किडनी मतलब होता है कि वृक्क। ऑप्शन क्या दिया रहता है बाबू? वृक्क दिया रहता है। लेकिन आप देखिए वृक्क में भी पाया जाता है वुमेन सनपुट, जो क्या करती है? रक्त को छानने का काम करती है। यहां से आप समझ गए, यहां से कुंडलित नलिका है, इसका कोई तात्पर्य नहीं बनता। आप मूत्रवाहिनी मतलब क्या होता है? मूत्रवाहिनी मतलब मूत्र वहां पे इकट्ठा होता है। आप ये बात समझ गए। तो वुमेन सनपुट ये किस में पाया जाता है? किडनी में पाया जाता है, जो रक्त को क्या करता है? छानता है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आप ध्यान दीजिएगा कि वृक्क एक भाग है। मतलब वृक्क एक किसका भाग है? किडनी जो है वो किसका भाग है? ऑप्शन नंबर 1 है उत्सर्जन तंत्र का, परिवहन तंत्र का, श्वसन तंत्र का, कोई नहीं। आप बताइए किडनी क्या करता है? किडनी आपको पता है उत्सर्जन करता है। क्या करता है बाबू? उत्सर्जन करता है। तो किडनी किसका भाग है? उत्सर्जन का भाग है। ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्रत्येक गुर्दे में कितने नेफ्रॉन होते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है प्रत्येक। अच्छा गुर्दे मतलब क्या होता है बाबू? पहले लैंग्वेज को आप ठीक करिए। जो भाषा कह रहा है ना हिंदी, उसको आप अच्छे से एक्सप्लेन करिए। गुर्दे मतलब होता है बाबू किडनी। क्या होता है बाबू? किडनी। इसको हम क्या लिख सकते हैं? किडनी लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए किडनी। तो यहां से हम ये समझेंगे कि जो गुर्दे होता है वो किडनी को बोलते हैं। तो और किडनी में नेफ्रॉन, नेफ्रॉन कैसा होता है बाबू? मान लीजिए कि जो मेरा ये किडनी होता है ना बाबू, यहाँ पे ऐसे नेफ्रॉन होता है इस तरीका से। और ये नेफ्रॉन पता है क्या करता है? नेफ्रॉन हमारे ब्लड को छानने का काम करता है। जैसे आप देखे होंगे ना गाड़ी में जो होता है ना, वो क्या करता है? धुआं को छानता है, मतलब किसी चीज को छानता है। उसी प्रकार से ये जो किडनी है ना, किडनी में एक नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन ब्लड को छानता है। किसको छानता है बाबू? ब्लड को छानता है। और यही कह रहा है कि जो ये छानने का ये संख्या है ना, ये कितनी है? तो लगभग 10 लाख। कितनी है बाबू? लगभग 10 लाख। ना तो 12 लाख है, ना तो 9 लाख है, ना तो 8 लाख है, लगभग 10 लाख है। तो आप याद रखिएगा किडनी में नेफ्रॉन का काम होता है ब्लड को छानना। ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि नेफ्रॉन का क्या काम है। यहां से याद करिए नेफ्रॉन का काम है ब्लड को छानना। और नेफ्रॉन ये किडनी में गुर्दे की संख्या, किडनी में प्रत्येक गुर्दे में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है? 10 लाख। या ऐसे भी पूछ सकता है प्रत्येक किडनी में नेफ्रॉन की कितनी संख्या होती है? तो प्रत्येक किडनी हम नहीं बोल सकते, एक किडनी बोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि गुर्दा बोल रहे हैं तो ये एक गुर्दा हो गया, ठीक है। तो हम प्रत्येक किडनी भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लगभग कितना होती है? 10 लाख। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है पादप में जाइलम का कार्य। बहुत बार क्वेश्चन बता चुके हैं कि जो पादप में, पादप मतलब क्या होता है बाबू? पेड़ पौधे। क्या होता है बाबू? पेड़ पौधे। यहां से ध्यान दीजिएगा, हम इसको लिख सकते हैं पेड़ पौधे। ध्यान दीजिए पेड़ और पौधे। तो पादप में पेड़ पौधे, क्या पादप मतलब क्या होता है? पेड़ पौधे। और पेड़ पौधे में जाइलम का काम होता है जल को लेकर जाना। जैसे ये मान लीजिए ये पेड़ हो गया, यहाँ पे हम जल डालते हैं तो जल को पत्तियों तक कौन पहुंचाता है बाबू? जल को पत्तियों तक जाइलम पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है? जाइलम। और यहां से क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण होती है। क्या होती है?
प्रकाश संश्लेषण होती है, और यहां से प्रकाश संश्लेषण होती है तो किसका निर्माण होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। और तब जाकर इसमें एक और बात याद रखिएगा, जो फ्लोएम होता है ना बाबू, फ्लोएम, ये जब ग्लूकोज बनता है ना तो चारों तरफ पेड़ों में ग्लूकोज को ट्रांसफर कौन करता है बाबू, फ्लोएम। लेकिन बात करते हैं कि जल का, जड़ से जल कौन लेकर जाता है, तो जाइलम लेकर जाता है। तो जाइलम का काम क्या होता है, जल का वहन करना। समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है श्वसन का वह चरण जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, अनुपस्थिति मतलब ऑक्सीजन का ना होना, ना होना में ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है कहलाता है। मतलब जो ऑक्सीजन ना रहे, अगर ऑक्सीजन नहीं रहे तब हम श्वसन चरण करते हैं, और ऑक्सीजन क्या हो, ना रहे। जब O2 ना रहे और किसका विखंडन हो बाबू, ग्लूकोज का विखंडन हो। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को बहुत बढ़िया से, ग्लूकोज का विखंडन हो, ग्लूकोज टूटता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, कब, जब ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति रहे, ऑक्सीजन ना रहे। वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, किण्वन और कोशिकीय श्वसन। याद रखिएगा जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन होता है उसे हम लोग बोलते हैं अवायवीय श्वसन। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ये क्वेश्चन पूछे तो ऑक्सीजन अगर रहता है फिर ग्लूकोज टूटता है, उसे हम लोग बोलते हैं वायवीय श्वसन। क्या बोलते हैं बाबू, वायवीय श्वसन। लेकिन ऑक्सीजन ना रहे फिर हमारे बॉडी में ग्लूकोज टूटे, उसे हम लोग बोलते हैं अवायवीय श्वसन। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी, अवायवीय श्वसन। आप अगले भी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक किण्वन एक प्रकार की क्या होती है, एक किण्वन एक प्रकार की एनर्जेटिक होती है। बात करते हैं हम कोशिकीय श्वसन। तो कोशिकीय श्वसन से हमें क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। जब कोशिकीय श्वसन होता है तो हमें एनर्जी मिलती है। यहां से हम ये बात समझ गए। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है पानी एवं घुलित खनिज का, घुलित नहीं होना चाहिए, घुलित होना चाहिए, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा, घुलित, ध्यान दीजिएगा। तो पानी एवं घुलित खनिज का पौधे में स्थानांतरण होता है। वही बात है, पौधे में पानी का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, जाइलम नलिकाएं द्वारा। कितनी बार ये क्वेश्चन को, एक ही क्वेश्चन को बार बार इधर से उधर लैंग्वेज को पलट देता है, बस क्वेश्चन वही। तो क्या करता है जाइलम बाबू, पानी को क्या करता है और घुलित पदार्थ को लेकर जाता है। बात करते हैं फ्लोएम, फ्लोएम किसको लेकर जाता है, ग्लूकोज को लेकर जाता है। ये बात तो आपको पता ही चल गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है। यानी पौधे में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है। एक नंबर ऑप्शन है ग्लूकोज, दो नंबर है सुक्रोज, स्टार्च, प्रोटीन। याद रखिएगा पौधा जब ग्लूकोज बनाता है ना तो ग्लूकोज किसके रूप में टूटता है, सुक्रोज के रूप में। और यही सुक्रोज क्या करता है, पौधे में स्थानांतरण करने का काम करता है। तो पौधे में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है बाबू, सुक्रोज के रूप में होता है। और ग्लूकोज प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा क्या होता है, पेड़ पौधे में पत्तियां के द्वारा तैयार किया जाता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वाष्पोत्सर्जन एक है, शारीरिक प्रक्रियाएं, भौतिक प्रक्रियाएं, रासायनिक प्रक्रियाएं, पारिस्थितिक प्रक्रियाएं। सिंपल सा क्वेश्चन है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन मतलब होता है कि जब कोई अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर से बाहर निकलता है, जैसे हमारे शरीर से पसीना बाहर निकल रहा है तो हम कह रहे हैं कि हमारे शरीर का वाष्पोत्सर्जन हो रहा है। तो ये कौन सा प्रक्रिया है बाबू, शारीरिक प्रक्रिया है। बहुत इजी क्वेश्चन था। ये कौन सा प्रक्रिया है, शारीरिक प्रक्रिया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है और ये 2011 में आप पूछा भी गया है बोर्ड के एग्जाम में। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है।
प्राकृतिक मतलब क्या होता है बाबू? प्राकृतिक मतलब होता है बाबू हमारा पूरा संसार, यानी हमारे पूरे संसार में जो O2 है, जो ऑक्सीजन है, उसका संतुलन कैसे बना रहता है। आइए हम इसको एकदम डिटेल समझते हैं अच्छे तरह से। बात करते हैं हम कि ऑक्सीजन का निर्माण, तो आपको पता है कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। क्या करते हैं? पेड़ और पौधे कौन सी प्रक्रिया करते हैं बाबू? ध्यान दीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण आप याद रखिएगा, पेड़ पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण। और जैसे हम लोग खाना बनाकर भोजन को ग्रहण करते हैं, वैसे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण बनता है, करते हैं पेड़ पौधे, तो क्या बनता है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये आपका बनता है ग्लूकोज। अब एक बात आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा कितने कच्ची सामग्रियों की जरूरत होती है। तो आप याद रखिएगा, जब भी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होगी तो 4 चीजों की जरूरत होती है, और मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है। सबसे पहले की जरूरत होती है क्लोरोफिल। किसकी जरूरत होती है? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल किससे प्राप्त होता है? पत्तियों से प्राप्त होता है, जो पेड़ पौधे में उपस्थिति रहता है। दूसरा जो है वो है सूर्य के प्रकाश। क्या है बाबू? सूर्य के प्रकाश। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट है सूर्य के प्रकाश। जब तक सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तब तक प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। जो तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है आपका बाबू जल। क्या है? जल। जल को हम लोग बोलते हैं H2O। और जो मेन चौथा है ना, ये बहुत जरूरी है, CO2। और CO2 मतलब होता है बाबू कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब एक बात और आप समझिएगा, अब ये क्वेश्चन का हम लोग अच्छे से समझेंगे, क्योंकि कह रहा है कि ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बनता है। जब भी पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो ये चारों चीजों की जरूरत होती है, और यही जो होता है ना कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे प्राकृतिक में हम लोग प्रचुर मात्रा में छोड़ते हैं। हमारी फैक्ट्री छोड़ती है, बहुत सारा चिमनियां छोड़ती है, हम लोग छोड़ते हैं। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो सब कौन ले लेता है? पेड़ पौधा। और पेड़ पौधा लेने के बाद से जब ये पेड़ पौधा बनाते हैं बाबू ग्लूकोज, तो ग्लूकोज के साथ एक और चीज बनता है, ऑक्सीजन। क्या बनता है? ऑक्सीजन। और यही ऑक्सीजन जो होता है, ये हमारे पृथ्वी पर संतुलन, या हम बोले कि संतुलित, हम क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम बोलेंगे संतुलित बनाए रखते हैं। क्या बनाए रखते हैं? संतुलित बनाए रखते हैं। तो यहां से आपको ये समझ में आया कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग किसमें, पेड़ पौधे किसमें बदलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे आपको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं, और यही ऑक्सीजन पेड़ पौधे हमको देता है, तो हम इस पृथ्वी पर जीवित रहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इतने अच्छे से आप क्लियर कर चुके हैं कि हमें पेड़ पौधे हमारे संसार में होना बहुत जरूरी है। अगर पेड़ पौधे नहीं रहेगा तो हमारे जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड है ना बाबू, उस सबको तोड़ने का कौन काम करेगा? कोई भी नहीं। और जिससे हमारी संसार खतरे में पड़ सकती है। इसीलिए पेड़ पौधा का होना बेहद ही क्या है? जरूरी है। और इसीलिए बोला जाता है कि शिक्षित होना बहुत जरूरी है, ताकि आपको एक एक चीज के बारे में पता चल सके। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्लियर मैं अच्छे तरह से करा चुका हूं। ये क्वेश्चन ध्यान दीजिए, पहला ऑप्शन, ए नंबर ऑप्शन है संयोजन क्रिया, बी नंबर ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण। तो ऑक्सीजन हमारे संतुलन किस प्रक्रिया द्वारा होगा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होगा। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे कौन सा प्रक्रिया करते हैं? प्रकाश संश्लेषण। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको किसमें कन्वर्ट करते हैं? ऑक्सीजन में, जिससे हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, और हमारे इस संसार में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्राएं कम होती है। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये लास्ट क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि मानव हृदय का औसत संकुचन दाब लगभग है, यानी हमारे जो हार्ट बीट है ना, उसका संकुचन दाब, अभी हम बता कर गए थे कि मानव हृदय का संकुचन दाब कितना होता है? 120/80। कितना होता है बाबू?
120 बटा 80 होता है। एक सामान्य मनुष्य की बीपी कितनी होती है? 120 बटा 80। तो हम किस पे डालेंगे? 120 पे टिक करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज के जितने भी 15 क्वेश्चन किए आपको अच्छे तरह से क्लियर हुआ होगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अगर इस वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो आप लोग जरूर फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा, ताकि आपके फ्रेंड वहां से अच्छे तरह से सारे क्वेश्चन समझ सके और नॉलेज भी अच्छा से गेन कर सके। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।